Hello everyone, welcome to our channel Physics for Free. So in this video we are continue with matrix. तो हम लोग ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस कर लिया है. मैट्रिक्स का बेसिक्स हम लोग ने देख लिया है. जो इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स. कुछ प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स की हम वो डिस्कस करने वाले हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मतलब कि कैसे ट्रांसपोज निकालते हैं, कैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स होने की जब होती है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, यूनिटरी मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी होती है. तो ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. ठीक है, तो सबसे पहले हमारे आती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, तो इसको एग्जांपल इसका अगर हम ले लें कोई भी, तो जो ट्रांसपोज होता है ना, वो ट्रांसपोज का क्या मतलब होता है कि जो रोज है, रोज को आप कॉलम कर दीजिए और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए. ठीक है, ये जो आपके कॉलम्स हैं इनको रो बना दीजिए और ये जो रो है उनको कॉलम बना दीजिए. इंटरचेंजिंग द रोज इन कॉलम्स इज नोन एज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, तो इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है ए रेज़ टू पावर टी. इसको बोलते हैं हम ए ट्रांसपोज. ठीक है, इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग ए बी सी रो को क्या कर दिया हमने कॉलम में कन्वर्ट, तो ऑटोमेटिकली कॉलम हो जाएंगे रो में कन्वर्ट. देखिए ये कॉलम थे, अब ये रो बन गए. तो इस तरीके से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं. ठीक है, सो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. क्या है इसकी प्रॉपर्टीज? एक तो अगर आप ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालना चाहते हो तो वो आप सिंपली आपको फिर से वो ए दे देता है. और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कि जैसे आपका कोई भी मल्टीप्लाई है, कोई भी a इंटू बी है. ठीक है, कोई भी आपने दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रखा है. ठीक है, आप इसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हो तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा? आप b का ट्रांसपोज निकालिए और a का ट्रांसपोज निकालिए, उनका अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई कीजिए b का a से. यहाँ a का b से करके आप ट्रांसपोज जो निकाल रहे हो वो मल्टीप्लिकेशन देगा b ट्रांसपोज इनटू a ट्रांसपोज के. तो ये इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की. ठीक है, अब ये तो आपके रियल नंबर के लिए हो जाता है ट्रांसपोज. ठीक है, अगर आपका कोई ये जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो मैंने एंट्रीज बताया था इंडिविजुअल एलिमेंट्स. ठीक है, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हुए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हुए, तो आप इनका कॉम्प्लेक्स इनका ट्रांसपोज कैसे निकालोगे? तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स. इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपके पास सपोज मैं 2x2 मैट्रिक्स ले लेता हूं कोई भी, a प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ, ई प्लस आई क्यू. कोई भी मैंने एक क्या किया, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स वाली एक मैट्रिक्स ले ली. अब क्या है, ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दोनों चीजें करनी है. ठीक है, हम लोग को क्या करना है, ट्रांसपोज देन कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट का साइन होता है स्टार. ठीक है, या फिर फर्स्ट कॉन्जुगेट देन ट्रांसपोज. दोनों आप करके देखिएगा, दोनों से प्रोसीजर से कुछ भी कीजिए आपको मैट्रिक्स सेम ही मिलने वाली है. ठीक है, तो आपने क्या किया, अब एक एक करके निकाल लेते हैं. ठीक है, एक एक करके निकाल लेते हैं जिससे कि ज्यादा क्लियर हो जाएगा. हमने ए ट्रांसपोज किया पहले, ए ट्रांसपोज हमको क्या मिलेगा, ए प्लस आई बी, ई प्लस आई एफ, सी प्लस आई डी, टी प्लस आई क्यू. अब क्या कीजिए, इसका स्टार कर दीजिए. स्टार करते मतलब कॉन्जुगेट करने का मतलब क्या है, आयोटा जो है यहाँ पे इसको आयोटा बोलते हैं. आयोटा को हम लोग प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं जब हम लोग कॉन्जुगेट निकाल रहे होते हैं. ए माइनस आयोटा बी, ई माइनस आयोटा एफ, सी माइनस आयोटा डी, पी माइनस आयोटा क्यू. ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट होता है इसको हम लोग एक नए सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं.
कुछ इस तरीके से प्लस का साइन होता है, लेकिन ये नीचे की तरफ थोड़ा सा लंबा कर देते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं डैगर। ए डैगर, अगर आपके सामने ए डैगर करके कुछ भी आता है तो उसका मतलब होता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, तो आपको मैट्रिक्स का क्या करना है, ट्रांसपोज एंड देन कॉन्जुगेट। ठीक है, इसकी कोई प्रॉपर्टीज उसी की तरह है। ठीक है, जैसे उसमें थी ए डैगर का डैगर अगर आपको निकालना है तो वो सेम ही आपको ए मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, थर्ड है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी हम लोग ने देखा कि ट्रांसपोज, आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हो। ठीक है, अगर व्हाट हैपन इफ ए ट्रांसपोज यू विल गेट देन अगेन ए। ठीक है, अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाला और आपको फिर से ए मिल गया, तो उस तरीके की जो मैट्रिक्स होती है उनको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है, ए ट्रांसपोज विल गिव यू ए। ये आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। ठीक है, और इसका अगर हम इसको मैथमेटिकल नोटेशन जो हमने इंडेक्सेस में पढ़ा था, इंडेक्सेस में, तो उसकी तरीके से अगर आप देखोगे तो ए आई जे इज इक्वल टू होगा ए जे आई फॉर ऑल आई एन जे। ठीक है, तो ए आई जे विल इक्वल टू ए जे आई, मतलब आप अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से नीचे के अगर आप सिमेट्री देखेंगे तो ऊपर भी सिमेट्री आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मतलब ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं। अगर आपका ए कुछ इस तरीके से है तो आप देखिए ए आई जे बराबर ए जे आई से आप अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो अगर आप इसको 1 2 लिखोगे तो इसको 2 1 लिखोगे तो देखिए आप ए 1 2 और ए 2 1 इक्वल होना चाहिए। तो ए 1 2 1 2 और ए 2 1 देखिए 4 4। ठीक है, ये इक्वल होगा। अगर आप इसको कुछ भी ले लीजिए, सपोज 3 2 हो गया, ये 2 3 हो गया, तो 3 2 और 2 3 6 6 मिल गया ना आपको। तो ए ट्रांसपोज, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे ना तो ये भी इसी के इक्वल आएगा। तो ए ट्रांसपोज बराबर ए मिल जाता है हमको। ठीक है, तो ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि आप क्या जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है। ये आपका 3x3 मैट्रिक्स है। तो अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बात करूं, नंबर ऑफ independent elements in n cross n symmetric matrix, ये कितना है, हाफ n n प्लस 1। ठीक है, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स इन n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब आप ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको आप इंडिपेंडेंटली चूज कर सकते हो, मतलब उनका बाकी एलिमेंट से नहीं मतलब है। तो आप देखिए कि अगर आप इनको आपने इंडिपेंडेंटली चूज कर लिया तो 4 5 6 तो आपको वही लेने पड़ेंगे जो ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो आप इन तीन को नहीं चूज कर सकते, लेकिन इन ऊपर के जो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं आप इनको चूज कर सकते हो कुछ भी। लेकिन जो ये 3 एलिमेंट्स होंगे आपको वही 3 एलिमेंट्स यहाँ पर पुट करने पड़ेंगे। तो ये डिपेंडेंसी हो गई इसके इन 3 एलिमेंट्स पर। ठीक है, तो ये तो 6 एलिमेंट्स हैं, इनको तो आप कुछ भी चूज कर सकते हो, लेकिन इनको आप चूज नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि ये और ये सेम लिखने पड़ेंगे। तो यही है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स इन n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कितना है, हाफ n n प्लस 1। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो 3 के लिए तो आप कर सकते हो 3 हाफ इंटू 3 इंटू 4, 3 प्लस 1 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। तो 6 एलिमेंट्स देखिए मैंने काउंट किया था 1 2 3 4 5 6। डायगोनल एलिमेंट से आपका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो सेम होता है, मतलब खुद वो डायगोनल एलिमेंट से होते हैं। ठीक है, तो इनका लेकिन इनका जो रिफ्लेक्शन है ये आपको जो रिफ्लेक्ट होकर दे रहे हैं ये डिपेंडेंसी रख जाते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स कितना आ रहा है आपको 6। तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ वन। हमने क्या देख लिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम लोग देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, A ट्रांसपोज इज इक्विवेलेंट टू A, लेकिन इसमें क्या होता है, जब आप A ट्रांसपोज निकालोगे तो ये किसके इक्विवेलेंट आएगा, -A। इसलिए इसको एंटी या स्क्यू बोलते हैं। एंटी है मतलब उसका जो सिमेट्रिक था उसका एंटी मिल रहा है आपको, +A मिल रहा था, यहाँ पर -A मिल रहा है। ठीक है, इसका अगर हम एग्जाम्पल मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, aij will equal to माइनस का a ji for all I and j's। एंड एक और प्रॉपर्टी होती है, इसके साथ साथ डेफिनेशन में ही ऐड हो जाती है, ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। इसका मतलब ai इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे तभी आपका ये आपका एंटी सिमेट्रिक या फिर इसकी सिमेट्रिक की ये वाली डेफिनेशन वैलिड हो पाएगी। ठीक है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। सपोज हम एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं हम लोग, 0 B D। अगर यहाँ मैंने B ले लिया है तो अब मुझे यहाँ पर माइनस का B लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। 0, अब मैं यहाँ पे कुछ भी अभी E ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं D ले चुका हूँ तो यहाँ पे मुझे -D लेना है। यहाँ पे मैंने E ले लिया तो यहाँ पे मुझे -E लेना है, और प्रिंसिपल एलिमेंट जितने भी हैं उनको हमको 0 लेना है। अब आप इसका ट्रांसपोज निकाल के देखिए, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ये हो जाएगा 0 -B -D B 0 -E D E 0। ठीक है, अब आप देखिए ये किसके बराबर है, -A के बराबर। अगर आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और ये 0 है इसलिए माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसकी सिमेट्रिक की जो प्रॉपर्टी है उसमें सारे प्रिंसिपल एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 होते हैं, क्योंकि अगर ये कोई भी नंबर होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे वो माइनस हो जाएगा, और ये प्रॉपर्टी कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये इसका बेसिक था। और अब जैसे कि अभी तक हम लोग ने देखा था कि सिमेट्रिक में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स कितने आ रहे थे हमारे, ½ n+1, क्योंकि उसमें हम लोग इसको भी इंडिपेंडेंटली चूज कर पा रहे थे। अभी क्या हुआ, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स और कम हो गए हैं, क्योंकि केवल आप इन 3 को इंडिपेंडेंटली चूज कर सकते हो। ये तो हमेशा 0 ही रखने हैं आपको, और ये वाले जो 3 हैं इनको आपको क्या करना है, माइनस लगा के इनको जस्ट लिख देना है। तो हमारे अब जो 3 जो पहले से थे वो भी चलेगा। ठीक है, तो अभी हमारा जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स इन n×n एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑफ n(n-1)। वेरीफाई कर लीजिए, इसमें 3x3 मैट्रिक्स है ये आपकी, तो ये हो गया आपका ½ x3 x2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 3 बचा। तो ये देखिए 3 नंबर को आप इंडिपेंडेंटली चूज कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है,
तो ये हो गया। अब एक प्रॉपर्टी आती है कि अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एक जनरल स्टेटमेंट है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी written as sum of symmetric and antisymmetric matrix, ठीक है। तो every square matrix can be written as the sum of the symmetric and antisymmetric matrix। Suppose आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है A, तो जो हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, अगर आप इसको देखेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको A मिलने वाला है हाफ हाफ, ये जो हाफ A है ये हाफ A से प्लस A मिल जाएगा, ये प्लस का हाफ A ट्रांसपोज, ये माइनस का हाफ A ट्रांसपोज से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने इसको रीअरेंज करके लिख दिया इस तरीके से। और जो ये दो मैट्रिक्स हैं अलग अलग, तो ये आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है, और ये आपको मिलती है एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो कोई भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये जनरल बात है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के समेशन के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। ये एक जनरल स्टेटमेंट है। एक जनरल स्टेटमेंट आता है सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए कि अगर if A and B are symmetric matrices, तो A and B in the sense A multiplied by B, ठीक है, AB will be symmetric if and only if A and B commute। इसका मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूँ, ये आप इसको स्टेटमेंट की तरह याद कर लीजिए, ठीक है। तो ए देखिए, अब मैंने क्या बताया, ए अगर ये क्या है, ए बी सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक होने का मतलब है ए बी ट्रांसपोज बराबर क्या है, ए बी आना चाहिए अगर इसको सिमेट्रिक होना है, तो ठीक है। तो इसका अगर मैं, चलिए छोटा सा ही प्रूफ है, मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने एक प्रॉपर्टीज में आपको बताया था कि आप जब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये ए बी के बराबर होना चाहिए। तो ए और बी क्या है, सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज बराबर ए है और बी ट्रांसपोज बराबर बी मिल रहा है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, बी ए इज इक्वल टू ए बी, तो ठीक है। और कम्यूट होने का मतलब क्या होता है, बी ए इज इक्वल टू ए बी। तो ये आपको कंडीशन मिल गई कि ये ए बी का जो ट्रांसपोज है वो ए बी के बराबर तभी होगा जब ए और बी कम्यूट कर रहे होंगे, ठीक है। इन जनरल ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये कम्यूट नहीं करती हैं, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स पे, फिफ्थ है हमारी। हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो जो हर्मिशियन, अब जैसे हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो ट्रांसपोज पढ़ा था, एक ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जिसको हम डैगर बोल रहे थे, ठीक है। तो अब हमने ट्रांसपोज से हमने दो मैट्रिसेस की डिस्कशन कर लिया, एक सिमेट्रिक और एक एंटी सिमेट्रिक। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट से, अगर आपको सेम वैल्यू मिल रही है तो, ठीक है। तो हर्मिशियन जो है वो क्या देता है आपको, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जब आप किसी भी मैट्रिक्स का निकाल रहे हो वो आपको इक्वल आ जा रहा है उसी मैट्रिक्स की, ठीक है। तो ये क्या प्रॉपर्टी है, ए डैगर इज इक्विवेलेंट टू ए, देन दिस मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स।
ये सिंपल डेफिनेशन है इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स होने की। तो इसके लिए मैथमेटिकली क्या होना चाहिए, ए आई जे शुड बी ए जे आई स्टार फॉर ऑल आई एंड जे, ठीक है। तो जो ए आई जे है, ए आई जे एलिमेंट है, वो ए जे आई एलिमेंट का कॉन्जुगेट होना चाहिए और वाइस वर्सा, जो ए जे है वो इसका कॉन्जुगेट होना चाहिए, क्योंकि कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट विल गिव द सेम रिजल्ट। ओके, तो ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई मैथमेटिकल फॉर्म में। अगर आप इसका एग्जांपल लें तो इन जनरल में एग्जांपल दे रहा हूं, ए बी सी। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट लिख लिए, डी ई एफ। अब मैंने क्या किया, ये कुछ आई जेज हैं, आई जे ओ जे जे और ये के हो गया, मतलब आई वाली हो गए। अब मैंने आई जेज लिख लिए। अब मुझे लिखना है जे आईज, ठीक है। तो जे आईज जो है वो इसकी क्या है, कॉन्जुगेट्स हैं। तो ये डी स्टार होगा, ये ई स्टार होगा और ये एफ स्टार होगा, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है ये आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो ए डी ए बी सी डी जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होंगे, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, पार्डन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, लेकिन जो ए बी सी हैं ये ऑलवेज रियल नंबर होंगे, रिमेंबर इट। हर्मिशियन मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा रियल नंबर होते हैं। इसको मैं सेंटेंस में लिख देता हूं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल, इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। और एक और प्रॉपर्टी आती है इसके, जो आइगन वैल्यूज आती है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल, ठीक है। आइगन वैल्यूज हमेशा क्या होंगी, रियल होंगी, ठीक है। अब जैसे कि अब वही सेंटेंस फिर से आ रहा है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स के लिए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स इन n क्रॉस n हर्मिशियन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या आएगा आपका, n आएगा, ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ है हमारा स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, या इसी को हम लोग और बोलते हैं एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स। सेम जैसे हम लोग सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में देख रहे थे, आप एनालॉजी लगा सकते हो। अगर हर्मिशियन की डेफिनेशन ए डैगर इज इक्वल टू ए है, तो एंटी हर्मिशियन की जो डेफिनेशन होगी वो ए डैगर इज इक्वल टू माइनस ए होगी। और मैथमेटिकल फॉर्म में अगर आप एलिमेंट्स को लिखोगे तो ए आई जे इज इक्वलिंग टू माइनस के ए जे आई स्टार फॉर ऑल आई एंड जेस, ठीक है। और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर ईदर जीरो और इमेजिनरी। ये मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ एंटी सिमेट्रिक नहीं, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स
आर ऑलवेज 0 और इमेजिनरी। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल इसी तरीके से हम लोग लिख लेते हैं ABC DEF। तो डेफिनेशन से डी को क्या होना चाहिए, माइनस का डी स्टार, यहाँ पर इसको हो जाना चाहिए माइनस का ई स्टार और इसको जाना चाहिए माइनस का एफ स्टार। इन जनरल लिखा है, ठीक है, जनरल फॉर्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो जो ए बी सी है वो या तो सारे जीरो होंगे या फिर केवल और केवल इमेजिनरी होना है। ठीक है, तो यहाँ भी तो इसमें हाँ एक चीज आ जाती है कि मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स, मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स इन n cross n एंटीसिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। जरूरी नहीं है कुछ भी रियल एलिमेंट्स होने की जरूरत नहीं है, ये सारे इमेजिनरी हो गए, ये सब कॉन्जुगेट हो गए। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, 0 रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर है रिक्वायरमेंट, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स में कितने आएंगे, 3 आएंगे। ठीक है, ये जो मैंने गलती से नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स लिख दिया है, ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स नहीं है, ये मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, पार्डन फॉर दिस, ये मैंने गलती से मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स की जगह नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स लिख दिया था। ठीक है, तो ये कितने होंगे n, मतलब 3, तो मतलब जितने प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, वो मैंने जो डिस्कशन कर दिया था वो रॉन्ग था, इस चीज को आप लोग देखिएगा। ठीक है, ऐसे इसमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, रियल होने का कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज और हैं। दो प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या आ रही है कि अगर कोई भी आपकी एक मैट्रिक्स है ए, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ये क्या है आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो अगर आप इसमें केवल एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, किससे, स्केलर से आपने कर दिया, के ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कि ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, ये भी हमेशा ही हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। लेकिन अगर आप इसको आयोटा या माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, आयोटा ए और माइनस आयोटा ए, तो ये आपकी बन जाएगी एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्लियरली, क्योंकि अब आपको एक चीज तो पता है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा ही रियल होते हैं। ठीक है, रियल। अब आपने उसमें आयोटा या माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करने के बाद उनको इमेजिनरी बना दिया, और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, एंटी सिमेट्रिक, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स की। तो एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा ही या तो इमेजिनरी होंगे या फिर 0 होंगे। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ये सारी प्रॉपर्टीज हो गई हर्मिशियन और एंटी हर्मिशियन की। अब हम लोग देखते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जिनका यूज हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो यूज है हम लोग इनवर्स निकालने में करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग की है
सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स के इनको क्या बोलते हैं, जीरो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, जीरो डिटरमिनेंट। इनका जो इन मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आप निकालोगे वो क्या मिलने वाला है, आपको जीरो मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका आप एग्जांपल अगर ले लो सिंपली 1 2 1 2 करके अगर आपने एग्जांपल ले लिया तो ये हो जाएगा 2 - 2 = 0। तो ये आपकी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स का और कोई डेफिनेशन नहीं है, बस यही डेफिनेशन है कि उनका जो डिटरमिनेंट होता है वो जीरो होता है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एनालॉजी से आप लोग समझ सकते हो, इनका जो डिटरमिनेंट होता है वो नॉन जीरो होता है। एग्जाम्पल अगर आप ले लो, जैसे 1 2 था, यहाँ पे अगर आपने 1 3 कर दिया और आप इसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, इसका अगर आप डिटरमिनेंट निकालो, जब डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसका ये सिंबल हो जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स वाले सिंबल हटा देते हैं, डायरेक्ट आप स्ट्रेट लाइन लिख देते हैं, ठीक है। ये डिटरमिनेंट का नोटेशन है, ठीक है। तो 3 - 2 = 1, ठीक है। तो इसका क्या है, नॉन जीरो डिटरमिनेंट है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब नॉन सिंगुलर सिंगुलर हो गया, अभी हम लोग देखते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स, क्योंकि सिंगुलर नॉन सिंगुलर और एडजॉइंट इन तीनों का यूज हम लोग कहाँ करने वाले हैं, इनवर्स निकालने में। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो ये जो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स है ये आपको अच्छे से समझने वाली बात है। और मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ के आए होंगे, आप लोग बीएससी स्टूडेंट्स हैं। अगर आपका फिजिक्स प्योरली फिजिक्स बैकग्राउंड है फिर भी आप लोगों ने मैथमेटिकल फिजिक्स जो आपका होता है उसमें सब पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो ये सारी बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपनी तरफ से कराना चाहिए, इसलिए मैं ये सब डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, आपको एडजॉइंट निकालना है। आपके पास अगर सपोज कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, मैं लिख देता हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अब आप इसका क्या कीजिए, अगर आपको एडजॉइंट निकालना है, ठीक है, तो जो एडजॉइंट होता है वो कोफैक्टर का आपका ट्रांसपोज होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर आप मैट्रिक्स कैसे निकालते हो, कोफैक्टर मैट्रिक्स, मैं इसको M से लिख देता हूँ, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स आपकी आ गई C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ठीक है। अब ये C11 C12 C33 ये सब क्या है, ठीक है। तो इनको आप कैसे निकालोगे, अब सपोज मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ C11, ठीक है। तो इसका अगर मैं सिंपली बता दूं तो C11 में क्या है, आप क्या कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को आप छोड़ दीजिए और उसके बाद आप इसको लिखिए A22 A23 A32 A33, फिर आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए। और अगर मैं इसको IJ बोल दूं तो -1 की पावर I प्लस J, ये हो जाता है -1 की पावर I प्लस J, ठीक है। इनका जो कोफिशिएंट एक -1 भी होता है, जिनका आप एडिशन आप देखोगे ऑड है उनमें माइनस लगा देना, जिनका एडिशन आपका सम आ रहा होगा उसमें आप +1 लगा देना, या फिर आप इस तरीके से भी देख सकते हो। एक और मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ, C23 ले लीजिए सपोज, तो C23 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड रो छोड़नी है और थर्ड कॉलम छोड़ना है C23 के लिए। तो A11 A12 A31 A32, ठीक है। A11 A12 A31 A32, अब -1 की पावर I प्लस J करोगे तो ये हो जाएगा 2 + 3,
2+3 -1 की पावर 5 ऑड मिल रहा है, ऑड में हम लोग को माइनस मिल जाएगा, तो इनकी मल्टीप्लाई करके माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हम लोग इस तरीके से कोफैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। तो जो एडजॉइंट ऑफ ए आता है आपका, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या होता है, एम ट्रांसपोज, मतलब C11 C21 C31 C12 C13 C22 C23 C32 C33। तो ये आपका जो आता है, ये आता है आपका एडजॉइंट। ये एडजॉइंट निकालने का प्रोसीजर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एडजॉइंट निकाल लोगे। एडजॉइंट निकालने का प्रोसीजर बता दिया। कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडजॉइंट की। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में अगर मैं इसका डिस्कस करूं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, it will give डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ a ये तो स्केलर मिल जाएगा और इंटू यूनिट मैट्रिक्स, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी आपको क्या मिलेगी, इफ a इज a स्क्वायर मैट्रिक्स of determinant m and having order r, then modulus of adjoint a, मॉड्यूलस और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये क्या होगा आपका m की पावर r माइनस 1। ऑर्डर को हम r की जगह n लिख लेते हैं, सिंपल रहेगा, m की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो पता है ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग का कब एप्लीकेबल है, अब जैसे आपको a मैट्रिक्स दे दी a, ठीक है। अब आपको बोला कि मॉड्यूलस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहले का एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, इतना लंबा प्रोसीजर करोगे, तब आप इसका मॉड्यूलस निकालोगे या फिर डिटरमिनेंट निकालोगे। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले आप देख लीजिए, सिंपली ए का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, उसका ऑर्डर तो दिख ही रहा होगा साफ साफ क्या है, तो आप सिंपली m की पावर n माइनस 1 डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर माइनस 1 आप कर देंगे जब, तो आपको इसका डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, वेल वेरीफाइड प्रॉपर्टीज है, ठीक है, आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आप कैसे निकालोगे, तो ये प्रॉपर्टी क्या है कि जब आप सपोज ए इनवर्स है, ठीक है, तो आप इसको कैसे निकालोगे, सीधे आप क्या करो, 1/a डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसलिए हमने एडजॉइंट ऑफ ए देखा था। और इसके लिए मॉड्यूलस ऑफ ए इनवर्स तभी आपका एप्लीकेबल है या फिर तभी आप इसको निकाल सकते हो जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो मैंने बोला था ना, दोनों चीजों का यूज है, इसलिए हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे। अब जो इनवर्स है वो केवल और केवल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकाल सकते हो, क्योंकि 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए है, सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट 0 होता है, तो इनवर्स आपका नॉन डिफाइंड हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, कुछ भी कह लीजिए, 1/0 जो कि डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो आप उसी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल सकते हो जो कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। सो एक मैं प्रॉपर्टीज आपको बता देता हूं कि प्रॉपर्टीज
इनवर्स मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, हर मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। तो ठीक है, यूनिक इनवर्स, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं या दो अलग अलग मैट्रिसेस हैं, इनका जो इनवर्स है वो एक ही है। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, उनके यूनिक अलग अलग इनवर्स मिलेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किन्हीं भी 2 या 3 या 4 मैट्रिसेस का आपको एक ही इनवर्स मिल जाए। ठीक है, ये यूनिक होता है। और जो मैंने आपको बताया था, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स टू बी इनवर्टिबल या हैविंग अ इनवर्स इज ओनली एंड ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, और एक आपकी प्रॉपर्टी जो आ जाती है कि जैसे ट्रांसपोज होता है ए बी सी डैश डैश डैश, इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे तब ये इनवर्स ऑर्डर का ट्रांसपोज हो जाता है। इसी इनवर्स में होगा डैश 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 सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है इनवर्स की। अब हमारे पास केवल दो मैट्रिक्स बचती हैं, एक बचती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स और दूसरी बचती है यूनिटरी मैट्रिक्स। चलिए हम लोग वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखिए, सारी जितनी भी मैट्रिक्स हैं वो डिफाइन किस पर हो रही है? ट्रांसपोज या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट पर। तो जैसे ट्रांसपोज पे सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक हुआ, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट पे हर्मिशियन एंटी हर्मिशियन आया, अब फिर से ट्रांसपोज पे एक मैट्रिक्स आ जाती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यूज करती है। और ये क्या है? ए ट्रांसपोज विल गिव यूनिटरी मैट्रिक्स, सॉरी यूनिटरी नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पार्डन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सो ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। अब इसके अगर आप देखिए, अगर आप मैं क्या करूं, लेफ्ट से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ये आपको आई मिल जाएगा यूनिट मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज विल गिव ए इनवर्स। तो अब जैसा मैं आपको अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जब मैं वेक्टर डिस्कस कर रहा था उसमें मैंने जब कोऑर्डिनेट सिस्टम्स डिस्कस किए, तो जब आई जे के का आर थीटा फाई में हमने रिलेशन देखा था, तो मैंने बताया था ना वो ऑर्थोगोनल है नेचर में, वो मैट्रिसेस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस जो थी, तो उनकी मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी कि डायरेक्ट आप उनका ट्रांसपोज लिख दीजिए तो आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। तो देखिए वही है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? सेल्फ इनवर्स और ट्रांसपोज इनवर्स, सॉरी सेल्फ इनवर्स नहीं, ट्रांसपोज इनवर्स मैट्रिसेस बोलते हैं इनको। ठीक है, अगर आप इनका ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको इनवर्स उनका ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आपको पूरा प्रोसीजर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये सब करने की जरूरत नहीं, सीधे आप ट्रांसपोज निकालिए, आपको ए इनवर्स मिल जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो यूज करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज यूनिट मॉड्यूलस होता है प्लस माइनस 1, प्लस 1 हो सकता है या फिर माइनस 1 हो सकता है। कंफ्यूजिंग है, याद कीजिए, क्योंकि यूनिटरी मैट्रिक्स का भी यूनिट मॉड्यूलस होता है जो कि केवल और केवल प्लस 1 होता है। ऐसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी केवल प्लस 1 होता है। सेकंड प्रॉपर्टी आती है आपकी ईच रो एंड each column of orthogonal matrix is normalized। ठीक है, नॉर्मलाइज होने का मतलब क्या है? ईच रो और ईच कॉलम। आपके पास सपोज कोई भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, आप उसका कोई भी एक रो उठा लीजिए, सपोज 1 2 3 एक उसकी रो है, 1 2 3 नहीं, मैं जनरल एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि ये नहीं है, ए बी सी,
मैंने ले लिया ये कोई भी एक रो वो सॉरी कॉलम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। तो ये कॉलम है इसका क्या है, इसको मैं x1 बोल देता हूँ, ठीक है। x1 इज इक्वल टू हमारा जो एक कॉलम आया वो ABC आया। तो आप जब इसका जो नॉर्मलाइज होने की जो कंडीशन है वो क्या है कि जब आप ABC ये जो होगा आपका 1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो मैट्रिक्स लिखते हैं हम लोग इसको 1 मिलते हैं, और इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, मतलब 1 मिलना चाहिए। अगर कोई भी रो नॉर्मलाइज है या फिर कोई भी कॉलम नॉर्मलाइज है तो इस तरीके से जो फॉर्मेशन होती है वो 1 आनी चाहिए, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है। ये लोग आप क्वांटम मैकेनिक्स में देखेंगे इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में हद से ज़्यादा यूज होता है इसका। थर्ड प्रॉपर्टी, जैसे कि आपका ईच रो और ईच कॉलम ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नॉर्मलाइज हो रहा था, ठीक है। तो अब क्या है, कोई भी 2 रोज और 2 कॉलम्स आर ऑर्थोगोनल इन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। मतलब अब मैंने अगर आपको कुछ कोई भी ले लिया EFG, आपका कोई भी एक x2 ले लिया मैंने, कोई आपका कॉलम है, तो अगर एक x1 है आपका ABC, तो इस तरीके से जब आप इसको ऑर्थोगोनल ये नेचर में कब होगा, जब आप लोग एक को रो में कन्वर्ट करके दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपको 0 देना चाहिए। ये होती है ऑर्थोगोनल कंडीशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कंडीशन। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी है फोर्थ प्रॉपर्टी हमें क्या मिल रही है। अब जैसे हमने सिमेट्रिक मैट्रिसेस का डिस्कस किया था कि A और B दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन है A इंटू बी वो सिमेट्रिक तभी होगा जब वो दोनों कम्यूट कर रहे होंगे। लेकिन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। A एंड B आर ऑर्थोगोनल, so AB and BA will always be orthogonal, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है जो कि याद रखनी चाहिए। एक आप प्रॉपर्टीज में इस चीज को एड ऑन कर सकते हो कि A ट्रांसपोज बराबर A इनवर्स होता है, मैं प्रॉपर्टीज में भी लिख देता हूँ इसको। फिफ्थ है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपको सारी मिल चुकी हैं ऑर्थोगोनल की, ठीक है। हम लोग लास्ट मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं, आइडेंटिटी यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स, अब ये ट्रांसपोज था, अब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, तो अब हमारा ये ट्रांसपोज की जगह क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट विल गिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। A इंटू A डैगर इज इक्वल टू I। अब यहाँ पे ये ट्रांसपोज की जगह सब जगह डैगर हो जाएगा, डैगर। और फिर आपका ये जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसपोज की जगह डैगर में कन्वर्ट हो जाएगी, A डैगर विल गिव A इनवर्स। अब मैं क्या है कि सेम प्रॉपर्टीज होती हैं ऑर्थोगोनल और यूनिटरी की, तो मैं इसी में थोड़ा थोड़ा कम चेंज करके बताता रहता हूँ, जिससे कि आपको समझने में और एनालॉजी लगाने में आसानी रहेगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज में अगर मैं देखूँ तो जो यूनिटरी मैट्रिक्स होता है उसकी जो यूनिटरी मैट्रिक्स जो है, यूनिटरी मैट्रिक्स का जो मॉड्यूलस होता है वो +1 होता है, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स का जो मॉड्यूलस होता है या डिटरमिनेंट होता है वो ऑलवेज +1 होता है, ठीक है। ऐसे ही ईच रो ऑफ ईच कॉलम सेम, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है। यूनिटरी मैट्रिक्स इज नॉर्मलाइज्ड, बिल्कुल सेम इसी तरीके से प्रोसीजर है। कोई भी आप कॉलम ले लीजिए, कोई भी रो ले लीजिए, उसको इस तरीके से अरेंज कीजिए, उसको बनाना चाहिए। ऐसी 2 रोज और 2 कॉलम्स आर ऑर्थोगोनल इन यूनिटरी मैट्रिक्स आल्सो, यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई भी 2 कॉलम्स ले लीजिए, उनको इस तरीके से अरेंज करके वो 0 आना चाहिए।
और ए बी आपकी यूनिटरी मैट्रिक्स हैं, दो यूनिटरी मैट्रिक्स हैं, तो ए बी और बी ए बी यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। और ये वाली प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं, ये ट्रांसपोज से कन्वर्ट होके अब ट्रांस डैगर में आ चुकी है, ठीक है। सो यही सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो ये हम लोग की सारी प्रॉपर्टीज अब हो चुकी हैं जितनी थी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से हम लोग आइगन वैल्यू प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे। तो मैट्रिक्स हमारी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, केवल आइगन वैल्यू प्रॉब्लम बची है, केली हैमिल्टन थ्योरम बची है कुछ, और उसके बाद लीनियर डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी है, वो सब देखते हैं हम लोग। लेकिन मैट्रिक्स का मेजर पार्ट जो है डेफिनेशन वाइज वो हम लोग कवर अप कर चुके हैं। तो अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।